सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के इतिहास विषय का पाठ 1 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल का आगे का प्रकरण नए सामाजिक और राजनीतिक समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1 सन 750 से लेकर 1750। इन 1000 वर्षों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से परिवर्तन आए, उसका परिचय हम इस अध्याय में कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2 मानचित्र देखे थे। एक मानचित्र जो कि 12वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था, लगभग 1156 में, और ये हमने दूसरा मानचित्र देखा था जो कि 18वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। फिर हमने देखा कि जो इतिहासकार हैं वो किसी भी समय का अध्ययन करते हैं। इतिहास का अध्ययन करने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं, जैसे कि सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला और लिखित सामग्री, इनका उपयोग करते हैं। परंतु इन 1000 सालों में, यानी जो भी हम समय पढ़ रहे हैं, इनमें प्रामाणिक जो लिखित सामग्री होती थी उनकी संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई थी। तो इसके कारण इतिहासकारों ने जो इतिहास के अन्य स्रोत थे उनका इस्तेमाल कम करने लगे और लिखित सामग्री का वो इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे। और उनमें भी विशेषता राजा, महाराजा, धनी व्यक्ति, ये सब क्या है, पांडुलिपियाँ इकट्ठी किया करते थे और इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय में या अभिलेखागारों में रखा जाता था। तो उस समय यानी 700 से पहले छापे खाने तो होते नहीं थे। तब क्या है कि इन पांडुलिपियों की जो प्रतिकृति है यानी उनकी नकल है वो हाथ से की जाती थी, और हाथ से लिखी होने के कारण इन प्रतिलिपियों में अंतर आ जाता था। तो इससे इतिहासकारों को इतिहास का अध्ययन करने में कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता था। तो आज हम पढ़ेंगे ऐसे ही नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय में नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे कि सिंचाई में रहट का प्रयोग होने लगा, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय अस्त्रों का यानी बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल होने लगा। तो इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे कि आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा, और इन्हीं परिवर्तनों के बारे में हम अध्याय 5, 6 और 7 में विस्तार से जानेंगे। इस युग में यानी इन्हीं 1000 वर्ष के दौरान 700 से 1750 के बीच, इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी, और इस काल में जिन समुदायों का महत्व, ये देखिए आगे, कि जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, और जिसका नाम राजपुत्र यानी राजा का पुत्र से निकला है। तो इससे पहले देखिए, ये है रहट का चित्र दिखाई दे रहा है कि कुएं से कैसे पानी निकाला जाता था। तो इस तरह से कई प्रौद्योगिकियां हैं, उनका विस्तार इस युग में हुआ। अब हम आगे देखते हैं कि 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम
आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली ये जो जाति है, इन सभी समूहों ने इन अवसरों का लाभ उठाया था। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी, खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा तेज़ी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। अब देखो बच्चों कि पर्यावास क्या होता है। इसका मतलब होता है किसी भी क्षेत्र का पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। तो जैसे जैसे इस पर्यावरण में परिवर्तन हुआ, वैसे ही लोगों की जो सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली है उसमें भी परिवर्तन आया। तो जैसे जंगलों की कटाई हो रही थी, तो ये उनका पर्यावरण हुआ वनवासियों का, तो इसलिए उनके भी जीवन शैली में परिवर्तन हुआ और जंगलों की कटाई होने के कारण उन्हें मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। तो कुछ और वनवासी ज़मीन की जुताई करने लगे और क्या बन गए, वो कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में ये अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगे और ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता है, उनका क्या प्रभाव है और संसाधनों का नियंत्रण कितना है, इसके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई भी दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और हो सकता था। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी और इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी और इस सभा को कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्षेत्र और साम्राज्य। चोल, तुगलक और मुगल जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे और चोल के बारे में हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे, तुगलक वंश के बारे में हम अध्याय 3 में और मुगल वंश के बारे में अध्याय 4 में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। तो देखिए कि प्रशस्ति क्या होती है, ये हमने कक्षा 6 में भी पढ़ा था कि किसी की प्रशंसा करना। तो ऐसे ही संस्कृत भाषा में शासक की प्रशंसा की गई थी, लेख लिखे जाते थे प्रशंसा में, उसे प्रशस्ति कहा जाता था। तो इन्हीं प्रशस्तियों के बारे में हम विस्तार से अध्याय 2 में पढ़ेंगे। तो अब देखिए कि गयासुद्दीन जो बलबन हैं उन्हें क्या है, एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है और उनका जो साम्राज्य है वो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफ़गानिस्तान के
गजनी तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत यानी द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे, यानी वहाँ से भाग जाते थे। तो ये देखिए कि आपको यहाँ ये मानचित्र दिखाई दे रहा है कि मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मसालिक अल अब्सर फ़ी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत। तो देखिए कितने यहाँ दिखाए गए हैं, जो ये सारे आपको यहाँ रोमन अंकों में रोमन अंक लिखे हुए हैं। ये सारे क्या हैं कि दिल्ली सल्तनत के आने वाले प्रांत हैं। तो नंबर 1 से देखिए सिविस्तान, उच्च, मुल्तान, क्लानौर, लाहौर, समाना, सुरसुती, कुहराम, हांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तेलंग, द्वार समुद्र और मालाबार। तो इस तरह से ये जो सारे क्षेत्र हैं ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते थे। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ रहे थे इन गियासुद्दीन बलबन के साम्राज्य के बारे में कि उनकी जो सेना के आगे पूरे भारत के भारतीय उपमहाद्वीप के जो अन्य लोग थे वो वहाँ से भाग जाते थे। तो इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, यानी उन्हें लगता है कि ये उनका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। तो साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते थे। इसके बाद है भाषा एवं क्षेत्र कि सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, जैसे कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री जो दक्षिण कर्नाटक में बोली जाती है, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मावारी तमिलनाडु में, गोड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बताया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती है। तो अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नामों की बनाइए जो उनके द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों में आज भी बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न हैं उनके चारों ओर घेरा है वो खींच दीजिए। तो देखिए जैसे अभी हमने पढ़ा कि अमीर खुसरो ने जो जो भाषाएं बताई वो अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती है, वैसे ही सिंधी है वो भी वर्तमान पाकिस्तान में बोली जाती है और इसका अभी भी यही नाम है। लाहौरी है ये भी वर्तमान पाकिस्तान में बोली जाती है। इसके अलावा है कश्मीरी जो कि कश्मीर में बोली जाती है और यही नाम है। लेकिन दक्षिण कर्नाटक में जो अब भाषा बोली जाती है उसे कहते हैं हम कन्नड़, तो यानी कि नाम परिवर्तन हो गया। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में तेलंगाने के स्थान पर इसका नाम हो गया है तेलुगु और गुजरात में गुजरी के स्थान पर गुजराती, तमिलनाडु में महावारी के स्थान पर तमिल और बंगाल में गोड़ी के स्थान पर नाम बदलकर बंगाली हो गया है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में हिंदी और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में भी हिंदी ही बोली जाती है। क्या आपने ध्यान दिया है कि समय के साथ भाषाओं के नाम भी बदल गए हैं? तो बिल्कुल सही है, हमने देखा अभी कि समय के साथ साथ भाषाओं के नाम भी बदल गए हैं। अब यहाँ एक प्रश्न और है, आप क्या समझते हैं कि शासक ऐसे दावे क्यों करते थे? तो देखिए कि जो शासक थे वो भारत के भिन्न भिन्न भागों में भूमि के बड़े क्षेत्र के ऊपर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, अपनी सत्ता को, अपनी ताकत को कि हम कितने शक्तिशाली शासक हैं, और अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए वो ऐसे दावे किया करते थे। इसके बाद आगे देखिए, सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे
उनकी अपनी भाषा, सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से जुड़ गए थे और इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुग़ल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे और ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की जो तालिका है उसकी तुलना कीजिए कि खलजी और मुग़ल वंश के शासन कितनी अवधि तक चले। तो ये देखिए कि ये अध्याय 3 है जिसमें खिलजी वंश का शासन अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो ये 1290 से 1320 के समय का है। तो कितने वर्ष हुए? लगभग 30 वर्ष के आसपास। और अगर हम मुग़ल वंश की बात करते हैं तो मुग़ल वंश है जो 1526 से लेकर के, और वैसे तो ये अंग्रेज़ों के आने तक लगभग 1800 तक, सन 1800 तक चलते रहे, लेकिन जो इनके अंतिम शक्तिशाली शासक थे औरंगजेब 1707 तक, तो हम ये कह सकते हैं लगभग 200 या 250 वर्षों तक मुग़ल वंश का शासन रहा था। इसके बाद है आगे, यहाँ से देखिए कि 18वीं सदी में जब मुग़ल वंश का पतन होने वाला था, यानी मुग़ल वंश है पतन के ढलान पर था, तो उसके कारण क्षेत्रीय जो राज्य थे वो फिर से उभरने लगे और इन क्षेत्रीय राज्यों के बारे में हम अध्याय 10 में पढ़ेंगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था उससे उनके क्षेत्रों की प्रकृति है वो बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी, और इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न थी और कुछ एक समान। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति और भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के जो 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही थी, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो 1000 वर्षों की हम पड़ताल कर रहे हैं, तो हमने देखा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई क्षेत्रों में परिवर्तन आए। वैसे ही धार्मिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए, तो ऐसे ही कुछ पुराने धर्म थे और कुछ नए धर्म थे। तो इसी धार्मिक क्षेत्र में जो जो परिवर्तन आए उसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।